हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। एक बार फिर इस बार लाए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज, जो अति महत्वपूर्ण होगा। जो प्रत्येक बार पूछे गए हैं वैसा क्वेश्चन का कलेक्शन संग्रह करके हमने लाए हैं, ताकि आप यह अटैम्प्ट करके जाएं तो दिक्कत नहीं हो कि क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाता है, यह समझ जाएं। यह टारगेट होगा सीटेट 2022 के लिए महत्वपूर्ण होगा। कहते हैं यह सिर्फ एक क्लास नहीं है, तैयारी की वह रास्ता है जो आपको सफलता तक पहुंचाता है। कहने का तात्पर्य है कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सफलता तक पहुंचाना है, इसलिए आप इस क्लास को मिस मत करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। कहते हैं राह की संघर्ष पे जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह की संघर्ष पे जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अभी मेहनत करेंगे और कष्ट सहेंगे तो जरूर आपको बाद में सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ हम लोग आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। कहते हैं परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं ये सवाल। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। कहते हैं कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। आपको इससे पहले हमने सोशलाइजेशन चैप्टर समाजीकरण पढ़ाए थे, वहाँ पे बताए थे टाइप्स ऑफ सामाजिक सोशलाइजेशन, समाजीकरण के प्रकार बताए थे। दो प्रकार के समाजीकरण होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन जिसको हम लोग मुख्य समाजीकरण, और दूसरा होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन जिसको गौण समाजीकरण कहते हैं। यानी कि इसको दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं इनफॉर्मल सोशलाइजेशन और फॉर्मल सोशलाइजेशन। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक और फॉर्मल मतलब औपचारिक, जो औपचारिक किया जाता है। तो प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, मुख्य जो होते हैं वह कौन सी समाजीकरण होते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। इसके लिए आपको यूज करना है कि अगर समाजीकरण की बात करें तो सबसे पहला समाजीकरण की जो बात होगा, इसका आंसर होगा जो वह होगा, इसका जो सही आंसर होगा वह आपने समझ गए हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बी यानी कि परिवार। कहते हैं समाजीकरण विकास की वह प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जिसमें समाजीकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम परिवार, माता पिता से ही प्रारंभ होता है। इसीलिए इस समाजीकरण का स्थानीय और बाहरी परिवेश का महत्वपूर्ण व्याख्या रखता है। इसलिए इसका जो होगा वह प्राइमरी, जिस भी में प्राइमरी अगर आ जाए, प्राइमरी का यूज हो तो उसमें परिवार अनिवार्य होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो प्राथमिक समाजीकरण का यूज किया जाएगा तो परिवार होगा, तो सीधे आंख बंद करके जिस भी ग्रुप में हो, अगर सेकेंड परिवार छोड़ के अदर जो भी होगा वह सेकेंडरी होगा जिसमें होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि पूर्व संज्ञा, निम्नलिखित में से पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे की विशेषता बताती है। यानी कि यह आपको पता है कि आपको पहले से पता है कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। पियाजे ने 4 स्टेट बताए थे। संवेदी परक पहला था, सेंसरी मोटर संवेदी परक अवस्था है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल पूर्व संज्ञानात्मक अवस्थाएं, यानी कि यह दूसरा ही अवस्था है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्थाएं। यह आपको पता है 2 से 7 वर्षों की होती है। 4 अवस्थाएं पियाजे के बारे में बताया गया। संवेदी परक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरा था मूर्त संज्ञानात्मक अवस्थाएं जो 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथा था औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्थाएं जो 11 वर्ष से एवं होती है। तो इसमें पूर्व संज्ञानात्मक यानी कि 2 से 7 वर्ष की एज में इसमें से कौन सी व्यवस्था है जो आपको होती है, वह आपको सही आंसर आपको टिक आउट करना है। इसका जो सही आंसर होगा, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बालक जो होता है स्व केंद्रित होता है, स्वार्थी होता है, न हो के दूसरे के संदर्भ में ज्ञान अर्जित करता है। इस दौरान वह खेल का अनुकरण करता है, चित्र या भाषा के माध्यम से वस्तुओं को संबंध की जानकारी बताता है। यह अनुकरणीय बातों को संक्रियात्मक अवस्था में बताते हैं विशेषता। इसका मतलब है कि विचारों को अनुकरणीयता, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वह फर्स्ट होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जेंडर। जेंडर क्या है? तो जेंडर से पहले आपको यह समझना होगा कि जेंडर होता क्या है। आपसे पहले से पता है कि जेंडर जो है वह एक प्रकार की
जो जेंडर में होता है वह पूर्वाग्रह होता है, जेंडर बायोस और जेंडर बायोस यानी कि जेंडर पूर्वाग्रह। और इसमें पहला ऑप्शन है, एक आर्थिक अवधारणाएं होती हैं, या एक जैविक धारणाएं, या एक मनोवैज्ञानिक सत्ता होता है, या सामाजिक संरचनाएं होती हैं। यह आपको बताना है। इसमें जो आपको है, जेंडर एक सामाजिक संरचनाएं है। क्या है? एक सामाजिक संरचनाएं हैं। कहते हैं कि यानी कि पूर्वाग्रह, जैसे कि हमने बताया कि लड़की गणित में आर्थिक असफलता होती है, ये क्योंकि लड़कियां अच्छा गाना गाती हैं लड़कों की अपेक्षा। इस दोनों उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पूर्वाग्रह दर्शाता है। पूर्वाग्रह में पक्षपात होता है, यह जाति, धर्म, लिंग पर भेदभाव नहीं करता है। यह पूर्वाग्रह को दर्शाता है कि लड़की ही सिर्फ खाना बनाती है। इस तरह के जो भी काम होते हैं, यानी कि लड़की गणित में असफलता, कमजोर होती हैं, यह क्या है? पूर्वाग्रह होती हैं। यह एक क्या है? पूर्वाग्रह है। जबकि मनोवृत्तियां जो होती है वह एक संरचनात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती हैं। मनोवृत्तियां से सीखी जाती है। इसीलिए जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, जो समाज के द्वारा बनाया गया है। यह एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? कहते हैं प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा, यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी की प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? याद रखिएगा, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जॉन डीवी। वह प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का महत्वपूर्ण योगदान बताया था। उनका मानना था कि शिक्षा एकमात्र उद्देश्य नहीं है, शिक्षा एकमात्र उद्देश्य नहीं है, वह बालक की शक्तियों को विकास में, बालक की शक्तियों को विकास हो सकता है। यानी कि शिक्षण की प्रक्रियाएं उनकी क्षमता के अनुरूप होती है। यह बताता है कि यह सामाजिक जो है प्रगतिशील शिक्षा, वह किस प्रकार प्रोजेक्ट पे काम करती है। यह प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत समस्या विधि हो सकती है, क्रियात्मक विधि हो सकता है, प्रोजेक्ट विधि हो सकता है, आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इस समस्या का प्रगतिशील शिक्षा का जो इस प्रकार बच्चों में देखी जाती है वह क्या है? इस ऑप्शन के अनुसार आपको टिक आउट करना है। इसका ऑप्शन आपको सही करना है। जो इसमें प्रगतिशील शिक्षा होगा वह सक्रिय अन्वेषण के रूप में होगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो होता है वो सक्रिय अन्वेषण के रूप में देखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे में स्वाभाविक प्रवृत्तियों की, इच्छाओं की, आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है। विकसित होने का, इसमें स्वाभाविक प्रवृत्तियों की, इच्छाओं के, आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित होने की अवसर प्राप्त होता है, यह बताता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 5, लेव वाइस्कोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? कहते हैं लेव वाइस्कोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम, जब हम लेव वाइस्कोस्की थ्योरी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि वाइगोस्की का अधिगम सिद्धांत सामाजिक संस्कृति पर महत्व देता है। किस पे देता है? सामाजिक संस्कृति पर महत्व देता है। इन्होंने समायोजन का महत्वपूर्ण माना है, यानी कि समायोजन में अधिगम महत्वपूर्ण होता है। वाइगोस्की कहता है कि समाज में, इसीलिए इसका थ्योरी का नाम भी रखा गया था। आपको पता है, पहले ही बताए थे कि वाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत बताया गया था। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ वाइगोस्की के बारे में हमने बताए थे कि यह एक सामाजिक गतिविधियों के यूज के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक सामाजिक गतिविधि होती है। यानी कि लेवास्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। सिद्धांतों पे बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक कारकों और भाषा का महत्वपूर्ण स्थान बताया है। इनके द्वारा सिद्धांतों को सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी बताया गया है। समाज पे यह अधिक जोर देते हैं लेवास्की के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि लेवास्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, यानी कि सामाजिक संस्कृति पर अधिक महत्व देती है। इन्होंने समायोजन के यूज किया है, यानी कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं कि वह अभिधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहलाता है? जब हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा रहे थे तो डेवलपमेंट में हमने बताए थे कि कितने अवस्थाएं होती हैं। जब डेवलपमेंट चैप्टर हमने पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताए थे कि सभी वैज्ञानिक ने अपने अपने अनुसार डेवलपमेंट को, अवस्थाएं को बताया है, जो विभिन्न प्रकार के थे। हमने उसका यूज करके बताए थे डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने बताए थे कि डेवलपमेंट क्या होता है।
और बाल विकास की अवधारणाएं में जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे। कहते हैं वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे हम क्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उसको यह बताना है कि आपको किशोरा अवस्था की अवधि में व्यस्तता की संक्रमण पहल करती है। किसमें? एडोलसेंस में, किशोरा अवस्था में। किशोरा अवस्था में बाल्यावस्था और व्यस्तता अवस्था के बीच की अवस्था होती है, यानी कि उससे पहले की अवस्था और बाद की अवस्था में बीच की अवस्था होती है। यह अवस्था 13 से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। कब तक चलती है? 13 वर्ष से लेकर अब 21 वर्ष तक चलती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, किशोरा अवस्था वह अवधि होती है जो व्यस्तता संक्रमण की पहल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 7, सॉरी ऑप्शन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं एक प्रकार के तर्क से प्रस्तुत करता है कि हिंज ने दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो पत्नी के जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा करता है उसे पकड़ा जाएगा तो जेल भी दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ में किस अवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। कहने का तात्पर्य है कि कोहलबर्ग की नैतिक अवस्थाएं, नैतिक सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग की यह कहानी हिंज पे आधारित है, जो आपने पहले अगर कोहलबर्ग की नैतिक सिद्धांत का थ्योरी जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट थ्योरी जो होगा वह कोहलबर्ग नैतिक सिद्धांत का होगा। इसने यह 3 स्टेज और 6 सब स्टेज बताए हैं। 3 स्टेज में है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्थाएं, दूसरा है परंपरागत अवस्थाएं और तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्थाएं। इसमें दो सब स्टेजेज है। वह आज्ञा दंड की अवस्थाएं पूर्व संज्ञानात्मक में और अहंकार की अवस्थाएं, यानी कि प्रोसेस ऑफ यूज करते हैं। कोहलबर्ग के अवस्थाएं की बात करें तो आपको पता है कि कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं, 3 स्टेज और 6 सब स्टेज की बातें की है। यानी कि पहला जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो पूर्व परंपरागत अवस्थाएं होती हैं। इसमें 2 सब स्टेज है, पनिशमेंट और ऑबिडेंस, दंड और आज्ञा का पालन उन्मुखता। दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज, पर्सनल रिवार्ड, यानी कि आपसी विनिमयता, व्यक्तिगत इनाम की अभिविन्यास। दूसरा है स्टेज कन्वेंशनल स्टेज, जो 10 से 13 वर्ष होता है। याद रखिएगा, एज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज जो 4 से 10 वर्ष पे किया गया। दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज जो 10 से 13 वर्ष में किया गया। उसमें 2 सब स्टेज है, गुड बॉय और गुड गर्ल, जिसका अच्छा लड़का अच्छा लड़की की। दूसरा है उसमें सब स्टेजेज में लॉ, ऑर्डर एंड ऑबिडेंस। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो 13 वर्ष से एवं होता है, वह होता है उत्तर परंपरागत अवस्थाएं। इसमें 2 सब स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध, और दूसरा है यूनिवर्सल इथिक्स प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसमें जो बताया गया है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई उनकी पत्नी को जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, यानी कि जेल भेज जाएगा। कोहलबर्ग के यह नैतिक सिद्धांत किस पे आधारित है, यह बताने का करता है। कहता है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी को जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा, जेल भेज जाएगा। यानी कि कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा क्या करता है, भौतिक समझ में दंड और आज्ञा पालन का भी विन्यास की अवस्था में अंतर्गत है। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, यानी कि दंड और आज्ञा पालन का अभिविन्यास पर काम करता है। यानी कि यह दंड जो पनिशमेंट और एविडेंस, दंड और आज्ञा पालन पर जो काम करता है प्री कन्वेंशनल स्टेज में, जो 4 से 10 वर्ष की अवस्था में यह बच्चा होगा, उस समय की यह बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहते हैं जो बच्चा स्वयं के मौखिक संवाद करते हैं वह लेव बाइस्की के अनुसार क्या कहलाता है। कहते हैं कि लेव बाइस्की ने बताया था कि जो संज्ञा अंतःक्रियाएं सीखता है, यानी कि वह अंतःक्रिया के माध्यम से छात्र में स्वतः प्रेरणा उत्पन्न होती है, वह सीखने की सहायता करती है, वह लेव बाइस्की कहते हैं अंतःक्रियाएं के लिए यूज किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि लेव बाइस्की के अनुसार जो बच्चा स्वयं में मौखिक संवाद करते हैं वह व्यक्तिगत वार्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइवेट स्पीच कहलाता है। वाइगोस्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्पष्ट किया था कि छोटे बच्चे के द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संरचना के लिए नहीं होता है, इसका उपयोग अपने व्यवहार में नियोजित और निर्देशित करने के लिए भी करता है। इसीलिए
इसका ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा, प्राइवेट स्पीच, यानी कि क्या होगा, व्यक्तिगत वार्ता। ऑप्शन नंबर सी प्राइवेट स्पीच होगा, मौखिक संवाद जो स्वयं से बच्चा करता है। अगला है निम्नलिखित संरचनाओं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की वकालत करता है। यानी कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की बात करें तो आपको पता है कि शिक्षा अधिकार आरटीए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की विशेषता की बात करें तो यह कैबिनेट के द्वारा 2 जुलाई 2009 को लाया गया था। अधिकार राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पास हुआ और 4 अगस्त 2009 को अधिनियम लागू हुआ और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009 को किया गया और आरटीए एक्ट कब प्रकाशित किया गया तो 27 अगस्त 2009 को किया गया। इसीलिए इसको याद रखिएगा, यह यूज का राइट ये अधिकार संविधान संशोधन 86वां 1 दिसंबर 2009 को राइट एजुकेशन 2009 कानून बनाया गया, जो बालक और बालक के माता पिता के लिए समावेशी शिक्षा के रूप में यूज किया जाता है। यानी कि कहते हैं कि समावेशी शिक्षा का यहाँ पे जो 2009 यूज किया जाता है, वकालत करता है, वह किस पे काम करता है, समावेशी शिक्षा पे। किस पे काम करता है, समावेशी शिक्षा पे वह काम करता है। समावेशी शिक्षा का मतलब आशय होता है कि वह शिक्षा प्रणाली जिसके माध्यम से एक समान छात्र, एक दिव्यांग छात्र या एक प्रतिभाशाली छात्र, सभी को, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों और समान बालकों को अलग शिक्षा देने के विरोध करता है। यानी कि सभी को समान लेके जाना है। समावेशी शिक्षा यह बताता है कि दिव्यांग हो, समान छात्र हो, समान अवसर मिलने चाहिए। वह समावेशी की इस परिकल्पना को सिर्फ विरोध करता है। दी गई आधुनिक काल में शिक्षा को विस्तृत सिद्धांत पे यह काम करता है। समावेशी शिक्षा एकीकरण सिद्धांत के ऐतिहासिक है, जो यह कनाडा और अमेरिका से भी जुड़ा हुआ था। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि समावेशी शिक्षा का मतलब है कि एक सभी बालक, एक दिव्यांग बालक हो, एक समान बालक हो, सभी को समान रूप से शिक्षा देना एक समावेशी शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए या पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए या पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए या पूछने की अनुमति देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह होता है कि कहता है कि एक बच्चे को जो है वह प्रश्न किस प्रकार होना चाहिए, कक्षा में क्या करना चाहिए प्रश्न को। तो बच्चों को संपूर्ण विकास और रचनात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु कक्षा में वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो, बच्चे को सोचने शक्ति का प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे करने से शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को किसी भी विषय पे अधिक से अधिक पूछने की प्रश्न प्रेरित करना चाहिए पूछने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपने समझ गए होंगे कि 10 का क्या होगा, बी। यानी कि पूछने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चे को प्रेरित करना चाहिए कि बच्चे पूछें प्रश्न को, जिससे उनका समस्या का समाधान हो सके और जान सके, उन्हें कोई जिज्ञासा हो। तो इसीलिए आज का क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न में प्रॉब्लम है, अगर किसी भी तरह का, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। कहते हैं अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, निःशुल्क में यह पीडीएफ मिलेंगे। अगर पहली बार मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय